हाय गाइस, आप सभी को हरीश का प्यार भरा नमस्कार। और आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि सभी लोग अच्छे होंगे। और जैसा कि आपको अच्छे तरीके से पता है और समझ भी रहे होंगे कि काफ़ी लंबे समय से मेरी उदय क्लासेस चैनल पर लाइव क्लास नहीं हो पा रही हैं। उसका केवल और केवल एक ही रीज़न है कि वो मेरा चैनल जो है ऑलरेडी हैक हो चुका है, जिसकी वजह से मैं आपको वहाँ पर लाइव सेशन नहीं दे पा रहा हूँ। काफ़ी मशक्क़त करने के बावजूद भी वो चैनल मेरा रिकवर नहीं हो पाया है, और इसीलिए मैंने इस नए चैनल को आपकी सेवा में तैयार रहने के लिए इस नए चैनल को बना करके तैयार किया है, जिसका नाम आप अच्छे तरीके से पढ़ ही लिया होगा, एग्ज़ाम हैकर। इस पर ये बात मैं आपको पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ कि आपको यहाँ पर मेरी थोड़ी सी हेल्प करनी होगी, और हेल्प बस मैं आपसे इतनी चाहता हूँ जिससे कि मैं आपके सामने लाइव आ सकूँ। हालांकि आज की क्लास की जो शुरुआत करूँगा मैं एक ऑफलाइन वीडियो से कर दूँगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मुझे भी जो पढ़ाने में मज़ा आएगा, जितना लाइव क्लास में आएगा उतना ऑफलाइन में नहीं आएगा। तो बस आपको शुरुआत में मेरी इतनी हेल्प करनी है कि आप जितना जल्दी से जल्दी हो सके इस चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर करके जल्दी से जल्दी तैयार कर दें। जल्दी से जल्दी चैनल को शेयर करें, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें, जिससे कि जो यूट्यूब की कंडीशन है जिसमें कम से कम लाइव आने के लिए 1000 सब्सक्राइबर की आवश्यकता होती है, वो आवश्यकता मेरी पूरी हो सके, और मैं आपके सामने जो उदय क्लासेस पर जितना भी चल रहा था उस सभी को यहाँ पर लेकर के आ सकूँ और अच्छे तरीके से आप भी क्लास कर सको। तो प्यारे भाइयों, बस मेरा आपसे यही अनुरोध है कि जल्दी से जल्दी इस चैनल को आगे बढ़ाइए, लोगों तक पहुंचाइए, जिससे कि लोगों को पता चल सके कि उदय क्लासेस चैनल हैक हो चुका है, उस पर मेरी कोई भी क्लास नहीं हो पा रही है। उसका रीज़न केवल और केवल वो चैनल अब मेरे हाथ में नहीं रहा है। तो बस मेरा आपसे यही कहना है प्यारे दोस्तों कि ज़्यादा से ज़्यादा आप इस चैनल को शेयर करेंगे। जो कोई भी नए हैं, जो कोई भी नया देख रहा है, उनके लिए भी बता दूं कि वो भी चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और वास्तव में जो नए हैं उनको तो मैं ये बात ज़रूर कहूँगा कि सबसे पहले जितनी भी मेरी क्लास होती हैं उनका कंटेंट पढ़ने के बाद, उन सभी क्लासों को कवर करने के बाद जब आपको लगे अच्छा कि हाँ वास्तव में चैनल सब्सक्राइब करने लायक है या ऐसी क्लासों की हमको आवश्यकता है, नए स्टूडेंट तभी इसको सब्सक्राइब करें। बाद बाकी पुराने जितने भी स्टूडेंट हैं जो उदय क्लासेस चैनल पर चल रहे थे उन सबको पता है मेरा पढ़ाने का तरीका क्या है, तो उनसे तो मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। तो बस मैं आपसे यही कहूँगा कि जल्दी से जल्दी सबसे पहला टारगेट जो है वो 1000 सब्सक्राइबर पूरे कराना है, जिससे मैं लाइव क्लास लेकर के आ सकूँ। और जैसे ही मेरी लाइव क्लास होंगी तो लाइव क्लास में तो मैं आपको ज़्यादा क्लास दे सकता हूँ, 4 क्लास 5 क्लास पर डे दे सकता हूँ, जैसा कि उदय क्लासेस चैनल पर हो रहा था। लेकिन अगर ऑफलाइन की बात आती है तो ऑफलाइन में ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 क्लास दे सकता हूँ, क्योंकि ऑफलाइन क्लास शूट करना जो है वो बड़ा कठिन काम होता है, क्योंकि कोई भी साथ में नहीं होता है, तो उस वजह से मन नहीं करता है। तो प्यारे भाइयों, उम्मीद करता हूँ आप मेरी इस बात को पूरा करेंगे। और बात आती है कि अब तक हमने उदय क्लासेस पर क्या पढ़ा, वो सारी की सारी वीडियो डली हुई हैं, आप वहाँ से बेनिफिट ले सकते हो उनका। लेकिन अब इस चैनल पर हमारी बिल्कुल नई शुरुआत होगी, और नई शुरुआत के साथ ही हम आगे बढ़ेंगे। और इस नई शुरुआत में मैं सबसे पहली क्लास जो आपकी स्टार्ट करने वाला हूँ, एक तरीके से मान लेना कि सबसे पहला सब्जेक्ट जो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ वो मैं स्पेशल बैच इंडियन पॉलिटी का लेकर के आया हूँ। और सबसे पहले मैं इंडियन पॉलिटी को यहाँ पर कवर कराऊँगा। और ये बात आपको पता है कि सारी की सारी क्लासें जितनी भी मेरी होती थी उदय क्लासेस चैनल पर, उनका जो सीक्वेंस रहता था वही सीक्वेंस यहाँ पर रहेगा। सारा का सारा हम बिल्कुल मास्टर क्लास के तहत पढ़ेंगे। तो आज की क्लास की हम शुरुआत करेंगे बड़े अच्छे तरीके से, और उसमें हम इंडियन पॉलिटी से ही स्टार्टिंग करेंगे। और इंडियन पॉलिटी चाहे वो किसी भी लेवल के एग्ज़ाम में क्यों ना आती हो, किसी से भी रिलेटिव एग्ज़ाम हो जिसमें इंडियन पॉलिटी आती हो, मैं उस तरीके से आपको कवर कराऊँगा। उम्मीद करूँगा कि आपका कोई भी क्वेश्चन जो है वो बाकी ना रह जाए। लेकिन थोड़ा सा आपका भी फ़र्ज़ बनता है, आप ये समझ सकते हो कि मुझे भी कितना नुकसान हुआ है उस चैनल को खो देने से, लेकिन लगा हुआ हूँ। उम्मीद करता हूँ देखो आने वाले समय में रिकवर हो जाए। थोड़ा भी लॉकडाउन चल रहा है, हेड ऑफिस नहीं जा पाया हूँ इसी वजह से, तो कोशिश करता हूँ कि वो रिकवर हो जाए। अगर रिकवर हो जाता है तो ठीक है, तो भी अगर नहीं होता है तो भी अब आप एग्ज़ाम हैकर पर ही क्लास फ़िलहाल करें, मेरा बस आपसे यही कहना है। और आज की क्लास की जो शुरुआत करूँगा वो मैं इंडियन पॉलिटी से करूँगा। और प्यारे बच्चों, आप सभी से मेरा एक ही बात का कहना है कि इंडियन पॉलिटी को अगर मैं शुरू कर रहा हूँ तो इंडियन पॉलिटी में ये, हालांकि आज की क्लास पहली रहेगी बिल्कुल इंडियन पॉलिटी की,
ज़ीरो लेवल कुछ नहीं होता है, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूँगा। मेरा कहना है बिल्कुल बेसिक, ज़ीरो लेवल में नहीं कहूँगा क्योंकि ज़ीरो तो कुछ होता ही नहीं है। बाद बाकी मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्टिंग करूँगा और सभी बच्चे जो मेरी क्लासों को देख रहे हैं या पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल अच्छे तरीके से नोट्स बनाना स्टार्ट करें। बिल्कुल सीक्वेंस में अपनी, अगर इंडियन पॉलिटी करा रहा हूँ तो इंडियन पॉलिटी को कंप्लीट करें। मैं किसी भी तरीके की अपनी ओर से कोई कमी नहीं छोड़ूंगा जिससे कि आपको आने वाले समय में कोई भी एग्ज़ाम में प्रॉब्लम आए। किसी भी एग्ज़ाम में बैठने के लिए कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंटों को लेकर के साथ में चलूं और उम्मीद करता हूं कि आप भी इस बात पर मेरी पर खरा उतरेंगे और अच्छे तरीके से नोट्स बनाएंगे और अच्छे तरीके से भारत इस समय जिस स्थिति से गुजर रहा है उस स्थिति में आप अपने समय का सदुपयोग करेंगे। तो प्यारे भाइयों, बस मुझे एक ये छोटा सा संदेश देना था आपको कि उदय क्लासेस चैनल मेरा हैक हो चुका है, मेरे हाथ से निकल चुका है, उस पर मेरा कोई भी लाइव सेशन नहीं हो रहा है। तो ये समझ लेना कि बिल्कुल नया चैनल, बिल्कुल नया टीचर आपके सामने, बिल्कुल नई शुरुआत करके, जो कि आज हम सब्जेक्ट से शुरुआत करेंगे इंडियन पॉलिटी से, और इंडियन पॉलिटी का ये लेक्चर 1 होगा। जितने भी नए हैं चाहे वो पुराने हैं, अगर बेशक पुराने उन्होंने उदय क्लासेस चैनल पर अगर इंडियन पॉलिटी को पढ़ लिया है तो उनके लिए भी मैं खास बात बता रहा हूँ कि एक बार में कोई भी किसी भी सब्जेक्ट को अच्छे तरीके से नहीं पढ़ पाता है। दोबारा से वो नोटबुक बनाइए और दोबारा से मेरे साथ जुड़ जाइए आप लोग और इंडियन पॉलिटी को सबसे पहले कंप्लीट करते हैं। हालांकि क्लास तो इस पर सब होंगी, लेकिन अहम मुद्दा ये है कि मैं लाइव सेशन में ही सभी क्लासों को करा सकता हूँ। आप मुझसे कहने लगें कि मैं ऑफलाइन में सभी क्लासों को शूट करके डाल दूँ, तो ऐसा मुझ पर नहीं होगा क्योंकि बिल्कुल अकेला होता हूँ, उस समय मन नहीं लग पाता है। जब आप लोगों के कमेंट आते हैं लाइव में तो मुझे थोड़ा अच्छा लगता है। और ये ज़रूर आपसे कहूँगा कि आप भी क्लास करने के बाद इस ऑफलाइन क्लास में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी या नहीं लगी। मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको वास्तव में लगता है कि कंटेंट में दम है तो आप वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपको लगता है नहीं है तो बिल्कुल अनलाइक कर देना। अगर आपको लगता है कि ये चैनल एक ऐसा है या यहाँ पर एक ऐसी शिक्षा दी जा रही है जो आने वाले स्टूडेंटों के लिए एक भविष्य होगा उनका, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर आपको लगता है कि यहाँ से हमको नेगेटिव में शिक्षा मिल रही है तो बिल्कुल भी सब्सक्राइब ना करें और बिल्कुल भी शेयर ना करें। तो बस जो आपको अच्छा लगे वो आप करें कंटेंट के हिसाब से। बस मेरा संदेश आपके लिए यही था आज का कि अब मेरी सारी की सारी क्लासें एग्ज़ाम हैकर इसी चैनल पर होंगी और आज मैं बिल्कुल शुरुआत करूँगा इंडियन पॉलिटी की। तो प्यारे बच्चों, आज का ये लेक्चर 1 रहेगा और इंडियन पॉलिटी का। इंडियन पॉलिटी के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इंडियन पॉलिटी को प्यारे बच्चों बोला ही क्या जाता है हिंदी में, भारतीय राज्य व्यवस्था। जैसा कि आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि मेरी पिछली क्लास भी जितनी हुई हैं वो सारी की सारी ड्यूअल लैंग्वेज में हुई हैं, और ड्यूअल लैंग्वेज में होने का मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज को मैं लेकर के चला हूँ। और मैं यहाँ पर भी दोनों लैंग्वेज को आपके साथ ही लेकर के चलूँगा क्योंकि सब तरीके के स्टूडेंट्स होते हैं, हिंदी मीडियम वाले भी होते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले भी होते हैं, तो सबको देख करके आगे बढ़ना पड़ता है प्यारे भाइयों। तो यहाँ पर मैं सबको देख करके ही आगे बढ़ूँगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज को लेकर के मैं आपके साथ में चलूँगा। तो ये आज का लेक्चर 1 इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था। अब तक उस चैनल पर आपने मुझसे क्या पढ़ा उन सब बातों को भूल जाइए, अब केवल ये देखिए कि अब हम नया क्या पढ़ने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट यहाँ से नाम से ही हमको पता चलता है कि इंडियन पॉलिटी का मतलब जो होता है वो हिंदी में राज व्यवस्था होता है। अर्थात दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि भारत में राज करने की जो व्यवस्था होती है उसी को हम क्या कहते हैं, भारतीय राज व्यवस्था कहते हैं या इंडियन पॉलिटी कहते हैं। अर्थात दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि भारत में जो प्रशासन चलाने की व्यवस्था होती है उसी को हम क्या कहते हैं, इंडियन पॉलिटी कहते हैं, भारतीय राज व्यवस्था कहते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा ये आता है कि आखिरकार भारतीय राज व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी के बारे में हम बात करते हैं तो इंडियन पॉलिटी जो रन करती है वो कहाँ से करती है, तो वो रन करती है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यानी जो इंडियन पॉलिटी है वो कहाँ से रन करती है, तो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यानी इंडियन पॉलिटी रन ही कहाँ से करती है, तो भारतीय संविधान से रन करती है।
अब यहाँ पर जब भारतीय संविधान से रन करती है इंडियन पॉलिटी, तो प्यारे बच्चों यहाँ से सबसे पहला पॉइंट यही निकल करके आता है कि आखिरकार भारतीय संविधान है क्या, या अगर हम बात करते हैं कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान क्या है, तो इसके बारे में बेहद जानकारी लेना जरूरी, क्योंकि ये मैंने आपको बता दिया। बिल्कुल बेसिक से स्टार्टिंग करूँगा, जिसने कभी भी अगर इंडियन पॉलिटी को नहीं पढ़ा है तो वो भी इंडियन पॉलिटी को यहाँ से सीख सकता है, बशर्ते कि वो क्लासों को कंटिन्यू करे, ठीक है, लगातार करे, कोई भी गैप ना करे किसी भी क्लास में। हर एक क्लास पर लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 इस तरीके से डला हुआ होगा, कहीं से कोई मिस ना करे, बिल्कुल सारी क्लास में सीक्वेंस में कराऊंगा। तो इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज व्यवस्था, भारत में राज करने की व्यवस्था को ही भारतीय राज व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। और भारत में राज करने की जो व्यवस्था होती है वो रन ही कहाँ से होती है, तो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी भारतीय संविधान से रन होती है। लेकिन प्यारे भाइयों, सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। आखिरकार कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्या है, संविधान हम आखिरकार कहते कैसे हैं, संविधान की डेफिनेशन क्या कहती है। तो प्यारे भाइयों ध्यान रखेंगे, संविधान एक तरीके से शासन करने का एक लिखित मसौदा होता है, चाहे वो इंडियन हो, चाहे वो अमेरिकन हो, XYZ कोई सा भी संविधान क्यों ना हो, यानी किसी भी देश का संविधान वास्तव में एक शासन करने का लिखित मसौदा होता है। आखिरकार अगर हम बात करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अपने आप में एक रिटन डॉक्यूमेंट टू रूल इन इंडिया। तो यहाँ से बात आती है कि व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन, तो रिटन डॉक्यूमेंट टू रूल इन इंडिया, अर्थात दूसरे शब्दों में भारत में शासन करने का, भारत में शासन करने का लिखित मसौदा ही क्या कहलाता है, भारतीय संविधान कहलाता है। और ये बात आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि भारत में शासन करने की अगर बात आती है तो उसके जितने भी लिखित मसौदा है वो सब अपने आप में एक भारतीय संविधान कहलाता है। और भारत में अलग अलग क्षेत्रों में प्रशासन चलाने की बात आती है तो वो जितने भी लिखित मसौदा होते हैं वो सब भारतीय संविधान से ही निकले हुए होते हैं अलग अलग क्षेत्रों के लिए। तो व्हाट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान क्या है, संविधान रिटन डॉक्यूमेंट टू रूल इन इंडिया, भारत में शासन करने का लिखित मसौदा है। और यहाँ पर ये भी बात आप ध्यान रखेंगे कि आखिरकार संविधान का महत्व क्या है। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि संविधान हमारी स्वतंत्रता को क्या करता है, अभिव्यक्त करता है। इट रिप्रेजेंट आवर फ्रीडम, यहाँ से दूसरा पॉइंट आप नोट कर सकते हैं, इट रिप्रेजेंट आवर फ्रीडम, अर्थात यह हमारी स्वतंत्रता को अभिव्यक्त करता है। संविधान जो है वो हमारी स्वतंत्रता को क्या करता है, अभिव्यक्त करता है प्यारे बच्चों। और दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि यह सरकार के मूल ढांचे को भी क्या करता है, दर्शाता है। और सरकार का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको भी क्या करता है, यह दर्शाता है, या इट शोज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट, इट शोज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट, यानी अर्थात दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि सरकार के मूल ढांचे को दर्शाता है। यह सरकार के मूल ढांचे को दर्शाता है। प्यारे भाइयों एक बात ज़रूर कहूँगा, क्लास कैसी लगी ये बात मुझे कमेंट ज़रूर करके बताना, अच्छी लगी तो बताना, गलत लगी तो बताना, ठीक है। मैं प्रत्येक बच्चे के कमेंट का इंतज़ार करूँगा। और बिल्कुल बेसिक से आपका इस चैनल पर मैं बिल्कुल शुरुआत से आपकी इंडियन पॉलिटी से ही शुरुआत कर रहा हूँ, ठीक है। तो यह सरकार के मूल ढांचे को दर्शाता है। यानी अब तक मैंने जो आपको बताने की कोशिश की वो ये की कि आखिरकार हम इंडियन पॉलिटी की शुरुआत कर रहे हैं। और इंडियन पॉलिटी का मतलब हिंदी में भारतीय राज व्यवस्था है।
अर्थात भारत में राज करने की व्यवस्था, भारत में शासन चलाने की व्यवस्था को ही इंडियन पॉलिटी के नाम से जाना जाता है। और भारत में राज चलाने की व्यवस्था या राज करने की व्यवस्था या प्रशासन चलाने की व्यवस्था जो है वो रन ही कहाँ से करती है, तो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारतीय संविधान से ही रन करती है। लेकिन संविधान के बारे में अगर हम बात करते हैं तो संविधान आखिरकार होता क्या है, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन है क्या। तो यह अपने आप में एक भारत में शासन करने का एक लिखित मसौदा है, यानी रिटन डॉक्यूमेंट टू रूल इन इंडिया। यह भारत में शासन करने का एक लिखित मसौदा है। और दूसरे शब्दों में अगर हम बात करते हैं तो इट रिप्रेजेंट आवर फ्रीडम, यह हमारी स्वतंत्रता को भी क्या करता है, अभिव्यक्त करता है। और इट शोज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट, यह सरकार के मूल ढांचे को भी क्या करता है, प्रदर्शित करता है। और ये बात आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि किसी भी देश के प्रशासन को चलाने के लिए 3 इंडिपेंडेंट बॉडीज़ की आवश्यकता होती है, 3 स्वतंत्र निकायों की आवश्यकता होती है। और वह 3 स्वतंत्र निकाय क्या होते हैं, जैसा कि आप अच्छे तरीके से जानते भी होंगे। एक लेजिस्लेचर, जिसको हम बोल देते हैं विधायिका या फिर बोल देते हैं व्यवस्थापिका। दूसरे के बारे में अगर हम बात करते हैं तो एग्जीक्यूटिव, जिसको हम हिंदी में बोल देते हैं कार्यपालिका। और अगर हम तीसरे की बात करते हैं तो तीसरा हमारा होता है जुडिशरी, जिसको हम हिंदी में बोल देते हैं न्यायपालिका। तो किसी भी देश के प्रशासन को चलाने के लिए या भारत के प्रशासन को चलाने के लिए 3 इंडिपेंडेंट बॉडीज़ की आवश्यकता होती है, जिनमें से लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। तो वो 3 बॉडीज़ कौन कौन सी हैं, देयर आर 3 इंडिपेंडेंट बॉडीज़, देयर आर 3 इंडिपेंडेंट बॉडीज। वो कौन सी 3 स्वतंत्र स्थिति हैं, वह कौन से 3 स्वतंत्र अंग हैं जो किसी भी देश की राज व्यवस्था को चलाने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो यहाँ पर आप प्यारे बच्चों ध्यान रखेंगे, सबसे पहले नंबर पर मैं लिखूंगा यहाँ पर लेजिस्लेचर। और लेजिस्लेचर के बारे में अगर हम बात करते हैं तो हिंदी में इसको बोलते हैं विधायिका, हिंदी में इसको हम बोलते हैं विधायिका या व्यवस्थापिका। और दूसरे की अगर हम बात करते हैं तो एग्जीक्यूटिव। और एग्जीक्यूटिव के बारे में बात करते हैं तो इसको हम बोल देते हैं कार्यपालिका। और तीसरी जो स्वतंत्र निकाय है वो वास्तव में क्या है, जैसा कि आप अच्छे तरीके से जानते हैं, जुडिशरी। जिसको हम बोल देते हैं प्यारे भाइयों न्यायपालिका। तो किसी भी देश के प्रशासन को चलाने के लिए हमको 3 स्वतंत्र बॉडीज़ की आवश्यकता होती है, 3 स्वतंत्र अंगों की आवश्यकता होती है, जिसमें एक लेजिस्लेचर होता है विधायिका, दूसरा होता है एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका और तीसरा होता है जुडिशरी, जिसको हम बोलते हैं न्यायपालिका। लेकिन प्यारे बच्चों यहाँ पर बात आती है कि लेजिस्लेचर आखिरकार विधायिका का मतलब क्या होता है। तो इस विधायिका का जो काम होता है टू मेक लॉ, टू मेक लॉ, यानी दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं इसका जो काम होता है वो विधि का निर्माण करना, अर्थात कानून बनाना। अगर एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं, कार्यपालिका की बात करते हैं, तो अप्लाई द लॉ, यानी जो बनाया गया कानून है लेजिस्लेचर के द्वारा उसको क्या करना, लागू करना, ये काम होता है कानून को लागू करना एग्जीक्यूटिव का। अब बात आती है जुडिशरी की, तो जुडिशरी का जो काम होता है वो होता है रिव्यू द लॉ, यानी कानून की समीक्षा करना। रिव्यू द लॉ अर्थात इसका जो काम होता है वो क्या होता है, कानून की समीक्षा करना, कानून को लागू करना। तो जैसा कि आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि अलग अलग स्तरों पर अगर हम जाते हैं तो कानून जो है वो अलग अलग प्रकार का होता है, या हम कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि विधि का निर्माण करना। अगर हम लेजिस्लेचर की बात करते हैं विधि का निर्माण करना, तो आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि अगर केंद्र के लिए कोई भी कानून बनता है तो वो कहाँ पर बनता है, पार्लियामेंट में बनता है, संसद में बनता है। तो वहाँ के लिए लेजिस्लेचर जो है वो क्या कहलाएगी, केंद्र के लिए लेजिस्लेचर का जो काम करेगा वो कौन करेगा, देश का संसद करेगा। अगर हम राज्य की बात करते हैं तो राज्य के बारे में आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि राज्य में जो कानून का निर्माण किया जाता है वो विधानमंडल और विधान
परिषद के द्वारा, विधानसभा के द्वारा सब कुछ किस में होते हैं, तो ये आप अच्छे तरीके से समझ ही चुके होंगे कि अगर राज्य के कानून की अगर हम बात करते हैं तो जिस तरीके से केंद्र में कानून बनाने का काम संसद का होता है, ठीक उसी तरीके से राज्य में कानून जो बनाया जाता है वो विधान परिषद के अंतर्गत बनाया जाता है। और एग्जीक्यूटिव के बारे में मैं बता ही चुका हूँ, इसको हम क्या बोलते हैं, कार्यपालिका बनाए गए कानून को लागू करना। और अगर हम जुडिशरी की बात करते हैं, न्यायपालिका की, तो न्यायपालिका का जो काम होता है वो क्या होता है, उसकी समीक्षा करना, जो लिखित कानून बनाया गया है उसका सही तरीके से उपयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसकी समीक्षा करना जो काम होता है वो जुडिशरी का होता है। जैसे अगर हम बात करते हैं, थोड़ा सा सोच करके देखें कि अगर केंद्र के लिए कोई भी कानून बनाया जाता है तो केंद्र के लिए उसकी समीक्षा करने का काम जो होता है वो किसके पास होता है, सुप्रीम कोर्ट के पास में होता है, सर्वोच्च न्यायालय के पास में होता है। अगर हम बात करते हैं किसी भी स्टेट के लिए तो वह जुडिशरी का जो काम करता है वो कौन करता है, हाई कोर्ट करता है, यानी उच्च न्यायालय करता है। तो वास्तव में यह संविधान के बारे में अभी हमने बिल्कुल एक तरीके से बेसिक बातें की हैं, इसमें कुछ भी अभी हमने खास नहीं किया है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यहाँ से निकल करके आती है कि अगर हम बात करते हैं कि वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, कि वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन आखिरकार आया कहाँ से, तो ध्यान रखेंगे कि वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन यह अपने आप में एक लैटिन वर्ड है, लैटिन भाषा का वर्ड है, और लैटिन वर्ड कॉन्स्टिट्यूट से इसको उठाया गया है। लैटिन वर्ड कॉन्स्टिट्यूट से इसको उठाया गया है। और बात आती है कि सर कॉन्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है, तो लैटिन भाषा में जो कॉन्स्टिट्यूट का मतलब होता है वो वास्तव में होता है शासन करने वाला सिद्धांत। तो वास्तव में इसका मतलब होता है शासन करने वाला सिद्धांत। प्यारे भाइयों, बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर से मैं लेकर के चलूँगा, वीडियो को तुम ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना जिससे लोगों तक ये बात पहुंच सके कि मेरा उदय क्लासेस चैनल जो है वो हैक हो चुका है, उस पर मैं आपको क्लास नहीं दे पा रहा हूँ। तो बस मैंने आपको यहाँ पर दोबारा से शुरुआत की है। जितना आप सहयोग करेंगे उतना जल्दी ही मैं लाइव आने लगूंगा, और जितना आप देरी करेंगे उतना आपको देर से लाइव आ पाऊँगा, वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन मेरा कहना आपसे बस यही है कि आप जल्दी से जल्दी जो है वो वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो लोग नए हैं वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उदय क्लासेस चैनल मेरे हाथ से निकल चुका है। ठीक है, तो वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करते हैं। तो एक लैटिन वर्ड है, और लैटिन वर्ड कॉन्स्टिट्यूट से ही इसको उठाया गया है। और कॉन्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है, शासन करने वाला सिद्धांत। आखिरकार शासन करने वाला सिद्धांत कॉन्स्टिट्यूट कहलाता है, और इसी से लैटिन वर्ड कॉन्स्टिट्यूट से ही उठाया गया है किसको, कॉन्स्टिट्यूशन को, या इसी से बना है कॉन्स्टिट्यूशन। यानी दूसरे शब्दों में अगर हम बात करते हैं तो इसको दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि द कॉन्स्टिट्यूशन इज ए ग्रुप ऑफ लॉज, यानी द कॉन्स्टिट्यूशन इज ए ग्रुप ऑफ लॉज, यानी कहने का मतलब संविधान कानून का एक समूह होता है। हम दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि संविधान कानून का एक समूह होता है। और जब यह संविधान कानून का एक समूह होता है तो अर्थात यह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सत्ता की शक्ति एवं उसके प्रयोगों को सुनिश्चित करता है। द कॉन्स्टिट्यूशन इज ए ग्रुप ऑफ लॉज, संविधान कानून का एक समूह होता है। और बेसिकली द कॉन्स्टिट्यूशन इज ए ग्रुप ऑफ लॉज विच गिवन द पावर एंड विच गिव्स राइट टू अप्लाई द प्रोविजंस एंड इनडायरेक्टली डायरेक्टली बाय द गवर्नमेंट। तो यहाँ पर हम दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि यह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सत्ता की शक्ति एवं उसके प्रयोगों को क्या करता है, सुनिश्चित करता है। आई होप, उम्मीद करता हूँ बेसिकली यहाँ तक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि ये क्लास जो है बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट से रिलेटिव होगी, और इसमें हम बिल्कुल बेसिक जानकारियों को अच्छे तरीके से अचीव करेंगे कि वास्तव में बेसिक जानकारियाँ क्या होती हैं, उन्हीं को हम यहाँ से बिल्कुल कवर करेंगे। तो यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो मैंने अब तक आपको पढ़ाया, उसके बाद मैं आगे के लिए कंटिन्यू करता हूँ। फटाफट से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर स्क्रीनशॉट ले लिया है तो मैं यहाँ पर मिटाता हूँ। प्यारे भाइयों, इसके बाद इससे रिलेटिव कुछ इंपॉर्टेंट बातें बनकर के तैयार होती हैं, उनको देख लेते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल क्लास आज से बिल्कुल बेसिक है आपकी।
नए चैनल पर ये मेरी क्लास है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कोई भी पॉइंट किसी भी तरीके की गुंजाइश हो तो उदय क्लासेस चैनल पर भी जब मेरी क्लास हो रही थी तो वहाँ पर भी मैंने आपका कोई भी पॉइंट छोड़ करके नहीं चला था, लेकिन यहाँ पर भी मैं आपका कोई भी पॉइंट छोड़ करके नहीं चलूँगा, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि ओल्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, पहला पॉइंट आप यहाँ पर नोट करेंगे, ओल्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड यानी विश्व का सबसे पुराना, और उसमें भी रिटन की बात कर रहा हूँ, लिखित। तो विश्व का सबसे पुराना संविधान के बारे में अगर मैं बात करता हूँ तो विश्व का सबसे पुराना, लेकिन ध्यान रखना प्यारे बच्चों, लिखित संविधान के बारे में मैं बात कर रहा हूँ अभी। विश्व का सबसे पुराना लिखित संविधान के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो विश्व का सबसे पुराना जो लिखित संविधान है वो किसका है, तो आप ध्यान रखेंगे यूएसए का, संयुक्त राज्य अमेरिका। यूएसए अर्थात हम कह सकते हैं दूसरे शब्दों में संयुक्त राज्य अमेरिका। तो विश्व का सबसे पुराना संविधान जो है लिखित वह यूएसए का है, संयुक्त राज्य अमेरिका का है। लेकिन बात आता है कि वास्तव में इसको अंगीकृत जो किया गया था, विश्व के सबसे लंबे लिखित संविधान, सबसे पुराने लिखित संविधान को वो अंगीकृत कब किया गया था, तो 17 सितंबर 1787। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे 17 सितंबर 1787 ईस्वी को इसको अंगीकृत किया गया था। और अंगीकृत जो किया गया था वो फिलाडेल्फिया सम्मेलन के बाद इसको किया गया था। एक सम्मेलन हुआ था जिसका नाम है फिलाडेल्फिया सम्मेलन। तो फिलाडेल्फिया सम्मेलन के बाद में इसको अंगीकृत किया गया था यूएसए के संविधान को। लेकिन बात आती है प्यारे बच्चों कि बताइए इसको अप्लाई कब किया गया था, तो इसको अप्लाई जो किया गया था वो 21 जून 1788 को किया गया था। 21 जून 1788। तो विश्व का सबसे पुराना लिखित संविधान यूएसए का 17 सितंबर 1787 को इसे अंगीकृत किया गया था, जो कि फिलाडेल्फिया नाम का एक सम्मेलन हुआ था। उस सम्मेलन के बाद में इसको अंगीकृत किया गया था, और सम्मेलन के बाद में अंगीकृत करने के बाद इसको जो अप्लाई किया गया वो 21 जून 1788 को इसे अप्लाई किया गया था। लेकिन यहाँ से एक और पॉइंट बनता है कि बताइए सर यूरोप का सबसे पुराना संविधान कौन सा है, या यूरोप का सबसे पुराना संविधान किस देश का है। यूरोप का सबसे पुराना संविधान, तो भी आप ध्यान रखेंगे यूरोप में सबसे पुराना जो संविधान है वो किसका है, तो आप ध्यान रखेंगे नीदरलैंड। किसका है, नीदरलैंड का, जो कि जब से लेकर के अब तक बिल्कुल जिंदा है। तो यूरोप का सबसे पुराना संविधान जो है वो किसका है, नीदरलैंड का है। आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। अगर क्वेश्चन बनता है कि विश्व का सबसे बड़ा अलिखित संविधान जो है वो किसका है, बिगेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, बिगेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, यानी कहने का मतलब विश्व का सबसे बड़ा, लेकिन यहां पर ध्यान रखेंगे अलिखित बोल रहा हूं मैं, अलिखित, विश्व का सबसे बड़ा अलिखित संविधान जो है, जैसा कि आप अच्छे तरीके से जानते हैं, वो है ही किसका, तो ब्रिटेन का। किसका है, ब्रिटेन का। तो विश्व का सबसे बड़ा अलिखित संविधान जो है वो किस देश का है, ब्रिटेन का है। लेकिन प्यारे बच्चों ध्यान रखेंगे, अगर हम ब्रिटेन के संविधान के बारे में अगर हम बात करते हैं तो आपने एक नाम सुना होगा मैग्ना कार्टा। आपने एक नाम सुना होगा मैग्ना कार्टा। आखिरकार ये मैग्ना कार्टा है क्या, इसके बारे में हम अच्छे तरीके से समझेंगे, क्योंकि भारतीय संविधान को भी इससे कुछ पार्ट को जोड़ा गया है मैग्ना कार्टा के को। सन 1215 ईस्वी की अगर हम बात करते हैं तो 1215 ईस्वी में एक ब्रिटेन में राजा हुआ करता था, ब्रिटिश किंग हुआ करता था, जिसका नाम था जॉन। कौन था, ब्रिटिश किंग था जिसका नाम था जॉन। 1215 ईस्वी में ब्रिटिश किंग जो था जिसका नाम था जॉन, उस समय उस जॉन नाम के ब्रिटिश राजकुमार ने अपनी जनता के लिए कुछ रिटन फंडामेंटल राइट्स लिख करके तैयार किए गए थे, और केवल
ब्रिटेन के संविधान के अंतर्गत केवल यही लिखित चीज है जो कि ब्रिटिश किंग जॉन के द्वारा 1215 ईस्वी में अपने देश के नागरिकों के लिए रिटन फंडामेंटल राइट्स लिखित मौलिक अधिकार दिए गए थे, जो कि बिल्कुल आज तक भी उस संविधान में क्या है, जिंदा है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि बताइए ब्रिटेन के संविधान का कौन सा ऐसा भाग है जो वास्तव में लिखित है, तो वो है जिसे बोला जाता है मैग्ना कार्टा। तो यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि इस ब्रिटिश किंग के द्वारा रिटन फंडामेंटल राइट्स रिटन फंडामेंटल राइट्स आखिरकार लिखित मौलिक अधिकार दिए गए थे ब्रिटेन की जनता को, और केवल ब्रिटेन के संविधान में, जिसको मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है, यही लिखित मौलिक अधिकार हैं जो ब्रिटिश किंग जॉन के द्वारा 1215 में दिए गए थे। लेकिन बेहद इंपॉर्टेंट ये भी बात आज निकल करके आती है कि हमारे अगर संविधान की हम बात करते हैं तो संविधान का जब हम पार्ट 3 पढ़ने के लिए जाएंगे, और पार्ट 3 में जब हम पढ़ेंगे आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक, तो 12 से लेकर के 35 तक आर्टिकल जब हम पढ़ेंगे संविधान के पार्ट 3 में, तो इस पार्ट 3 में भी हमारे भारत के संविधान में हमको फंडामेंटल जो राइट्स हैं, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, वो हमको पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से 35 तक दिए गए हैं। इसी वजह से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मैग्ना कार्टा जो कहलाता है वो पार्ट 3 कहलाता है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मैग्ना कार्टा जो कहलाता है वो क्या कहलाता है, पार्ट नंबर 3, जिसमें आर्टिकल 12 से 35 तक के लिए मेंशन किया गया है, जिसमें भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के बारे में बात की गई है। आई होप, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपकी समझ में आया होगा। नेक्स्ट बढ़ता हूँ मैं आगे के लिए। अगर आपको अच्छा लगता है क्लास, बिल्कुल बेसिक से हम बात कर रहे हैं, अगर आपको क्लास अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर कीजिए। नया चैनल है, पुराना चैनल हैक हो चुका है नए बच्चों, मैं आपको बता दूँ वो चैनल मेरे हाथ से निकल चुका है। इस वजह से मैं आपसे बोल रहा हूँ कि फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जल्दी से जल्दी सबसे पहला टारगेट 1000 सब्सक्राइबर का पूरा कराइए। उसके बाद मैं लाइव आना स्टार्ट हो जाऊँगा, क्योंकि यूट्यूब की ये कंडीशन है कि जब तक 1000 सब्सक्राइबर नहीं आपके कंप्लीट होंगे तब तक आप लाइव नहीं आ सकते हैं। तो सबसे पहला टारगेट जो है वो 1000 सब्सक्राइबर पूरा कराना है, और उम्मीद करता हूँ कि आप ये काम बहुत तेज़ी से करेंगे। अब यहाँ से पूछा जाए द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी विश्व का सबसे लंबा संविधान किसका है। लिखित रूप से अगर हम बात करते हैं तो आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि वो है ही कौन, इंडिया। तो ये भी पॉइंट आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट अगर बात आती है द बिगेस्ट डेमोक्रेसी, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा है, यहाँ से आप ये भी ध्यान रखेंगे द बिगेस्ट डेमोक्रेसी, तो वो भी किसकी है, इंडिया की। यानी कहने का मतलब विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र की अगर हम बात करते हैं तो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र ही किसका है, भारत का। तो भारत की अगर हम बात करते हैं तो लोकतंत्र वर्ड जब यहाँ पर जोड़ा गया है तो प्यारे भाइयों आप समझ सकते हो कि लोकतंत्र का मतलब क्या होता है, जनता का शासन, जनता के द्वारा जनता पर ही लागू करना जो है वो क्या कहलाता है, डेमोक्रेसी कहलाता है, लोकतंत्र कहलाता है। तो अगर हम बात करते हैं इंडिया की, तो इंडिया विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, इंडिया विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। अगर यहाँ से पूछा जाए द स्मॉलेस्ट डेमोक्रेसी, द स्मॉलेस्ट डेमोक्रेसी, तो आपने नाम भी सुना होगा नौरू, आपने नाम भी सुना होगा कि विश्व का सबसे छोटा जो लोकतंत्र है वो कहाँ का है, तो आप ध्यान रखेंगे नौरू का। तो विश्व का सबसे छोटा जो लोकतंत्र है प्यारे भाइयों वो कहाँ का है, तो आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे विश्व का सबसे छोटा जो लोकतंत्र है वह नौरू का है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। हालांकि आज हम जो क्लास पढ़ेंगे इसके बारे में वो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया पढ़ेंगे, और यहीं से मैं अपनी क्लास को बिल्कुल आरंभ करूंगा। ये तो बिल्कुल बेसिक बातें थी।
कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, अर्थात भारत का संवैधानिक विकास। तो आज हमको जो शुरू करना है वो भारत का संवैधानिक विकास बिल्कुल शुरू करना है कि आखिरकार भारत में संविधान बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी और उसके क्या क्या चरण रहे, वही हमको यहाँ पर कवर करने हैं। तो आज हम कवर करेंगे भारत का संवैधानिक विकास, कि आखिरकार भारत का संविधान बनाने की हमको क्यों आवश्यकता पड़ी, उसके रीजन क्या रहे, किन किन बातों के कारण भारत का संविधान हमको बना करके तैयार करना पड़ा, भारत में शासन और प्रशासन चलाने की स्थिति किन कारणवश जो है वो तैयार हुई। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो थोड़ा सा एक ब्रीफ आइडिया ले लेते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो प्यारे बच्चों, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान जो अंगीकृत हमारा हुआ, जैसा कि आप अच्छे तरीके से जानते हैं, 26 नवंबर 1949 को 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत कर दिया गया। इसी वजह से अगर बात आती है तो ये 26 नवंबर जो है वो संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है भारत के अंदर। लेकिन नेक्स्ट पॉइंट अगर यहाँ से बात आती है कि सर इसको अप्लाई कब किया गया था, तो यहाँ से इसको अप्लाई जो किया गया था, इसको जो लागू किया गया था वो कब किया गया था, जैसा कि आप जानते हैं 26 जनवरी 1950 को इसको क्या कर दिया गया था, लागू कर दिया गया था। और जब 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया, इसी वजह से प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात ये भी निकल करके आती है कि जब 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया गया तो इसके पीछे रीजन क्या था। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस सरकार ने, कांग्रेस पार्टी ने पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया था। इसी वजह से ये फैसला लिया गया था कि जब कभी भी संविधान को लागू किया जाएगा वो 26 जनवरी को ही किया जाएगा। तो 26 जनवरी 1930 को अगर हम बात करते हैं, 26 जनवरी 1930 की अगर हम बात करते हैं तो यह दिन जो है वो पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया गया। लेकिन मनाया किसके द्वारा गया, तो आप ध्यान रखेंगे कांग्रेस के द्वारा। तो कांग्रेस द्वारा 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया गया। तभी से ये घोषणा कर दी गई कि भारत का संविधान जो लागू होगा वो 26 जनवरी को होगा, चाहे वो किसी भी वर्ष में जा करके क्यों ना हो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपकी बिल्कुल समझ में आया होगा। इससे आगे की मैं बात करूँ तो आपसे एक बार फिर जो वीडियो में अभी आए हैं या जिन्होंने स्किप कर दिया और स्किप करने की कोशिश भी मत किया करो, उनको मैं खास बात ये बता दूं कि ये बिल्कुल मेरा नया चैनल है प्यारे भाइयों। मेरा पुराना चैनल का नाम जो था वो उदय क्लासेस था, जो हैक हो चुका है, जो मेरे हाथ से निकल चुका है। लगभग 450 क्लास मेरी उस पर हो चुकी थी। अब मेरी सारी की सारी क्लास जो है इस एग्ज़ाम हैकर चैनल पर ही हुआ करेंगी, जहाँ पर कि आपको ये क्लास प्राप्त हो ही गई है। तो प्यारे भाइयों, बस मेरा आपसे यही कहना है कि जल्दी से जल्दी इस चैनल पर आप 1000 सब्सक्राइबर पूरे करें, जल्दी से जल्दी इस चैनल को शेयर करें, जिससे कि मैं जल्दी से जल्दी आपके सामने लाइव आ सकूँ ज़्यादा से ज़्यादा क्लास लेकर के। क्योंकि अगर ऑफलाइन क्लास की बात आती है तो ऑफलाइन क्लास में ज़्यादा शूट करने में कामयाब नहीं हो पाऊँगा, क्योंकि मेरी किसी से बात नहीं हो पाती है। लाइव क्लास जो होती है उसमें मैं सारे के सारे कमेंट साथ के साथ देखता रहता हूँ, अच्छी बातें होती रहती हैं, प्रत्येक का आंसर देता रहता हूँ, आप क्वेश्चन पूछते रहते हैं। तो इस बात के लिए मैं बस आपसे यही कहूँगा कि फटाफट से जितना जल्दी हो सके आप 1000 सब्सक्राइबर इस चैनल पर पूरे कीजिए, उसके बाद हम आगे के लिए कदम बढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ से बात आती है प्यारे बच्चों कि अगर भारत के संवैधानिक विकास के बारे में बात करते हैं तो भारत का संवैधानिक विकास ही कहाँ से आरंभ होता है। ये तो एक ब्रीफ आइडिया था जो कि हम आगे जा करके भी पढ़ेंगे, लेकिन स्टार्टिंग थी इस वजह से बताना बेहद ज़रूरी था। इसकी डिटेल तो सारी की सारी हम आगे भी पढ़ेंगे। तो भारत के संवैधानिक विकास की बात वहीं से स्टार्ट हो जाती है जब भारत में अंग्रेज़ों का आगमन हुआ। और ऐसा कि आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि भारत में जब अंग्रेज़ों का आगमन हुआ तो सन 1599 ईस्वी में जॉन मंडेलहॉल नाम का अंग्रेज़ भारत में आया था। और जिस समय 1599 ईस्वी में जॉन मंडेलहॉल नाम का अंग्रेज भारत में आया, उस समय भारत में मुगल साम्राज्य में जो एम्परर था, जो शासन कर रहा था, वो कौन था? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। हालांकि जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के दरबार में एक और अंग्रेज विजिट करके गया था जिसका नाम था रॉल्फ फिंच। और जैसा कि आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि भारत में सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो किस दल ने व्यापार को आरंभ किया था, जैसा कि आप सब अच्छे तरीके से जानते हैं मर्चेंट एडवेंचर नाम का ग्रुप था जिसने भारत में सबसे पहले व्यापार करना आरंभ किया था।
तो आखिरकार भारत का संवैधानिक विकास तभी से स्टार्ट हो जाता है जब से भारत में ब्रिटिशर्स आते हैं। यानी जैसे ही भारत में अंग्रेजों का आगमन होता है तो अंग्रेजों का आगमन होने के साथ साथ ही भारत में संवैधानिक विकास आपका प्रारंभ हो जाता है। सबसे पहला पॉइंट कि 1599 ईस्वी में सबसे पहला अंग्रेज भारत में जॉन मिंडेलाल नाम का अंग्रेज, जॉन मिंडेलहाल नाम का अंग्रेज भारत में सर्वप्रथम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के दरबार में आया था। और जब ये लौट करके वापस गए यहाँ से तो इसी ने एक ग्रुप बना करके तैयार किया, व्यापारी ग्रुप बना करके तैयार किया, जिसे कौन नहीं जानता है, मर्चेंट एडवेंचर। तो इसने जाकर के एक ग्रुप बना करके तैयार किया विजिट करने के बाद में, जिसे कौन नहीं जानता है, मर्चेंट एडवेंचर नामक एक व्यापारी दल बना करके तैयार किया। और जिस समय इसने यह व्यापारी दल बना करके तैयार किया उस समय ब्रिटेन में महारानी हुआ करती थी जिसका नाम था महारानी एलिजाबेथ टेलर प्रथम। तो महारानी एलिजाबेथ टेलर प्रथम उस समय महारानी हुआ करती थी, जिस मर्चेंट एडवेंचर नामक ग्रुप ने महारानी एलिजाबेथ टेलर प्रथम से 15 वर्ष तक भारत और पूर्वी देशों में व्यापारिक अधिकार या व्यापार करने के एकाधिकार प्राप्त किए। देखिए यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे, एक नाम होता है आपका अधिकार और एक नाम होता है एकाधिकार। इन दोनों में अंतर है प्यारे भाइयों। यहाँ पर अधिकार नहीं, मैं यहाँ पर एकाधिकार बोल रहा हूँ। इस मर्चेंट एडवेंचर नाम के इस ग्रुप ने जिस समय ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ टेलर प्रथम हुआ करती थी, उस महारानी से भारत और पूर्वी देशों में व्यापार करने के एकाधिकार प्राप्त किए। एकाधिकार का मतलब होता है कि वह व्यापार केवल वही कर सकते हैं, उनके अलावा भारत और पूर्वी देशों में और कोई भी व्यापार नहीं कर सकता है। अगर अधिकार की बात आती है तो अधिकार का मतलब होता है कि वो भी व्यापार कर सकते हैं, अगर और किसी को अधिकार दिया जाए तो वो भी व्यापार कर सकता है, लेकिन नहीं, वो केवल और केवल जो अधिकार थे वो केवल और केवल मर्चेंट एडवेंचर नामक ग्रुप पर थे। और इसी वजह से केवल उसी को यह अधिकार प्राप्त थे। इसी बात के लिए यहाँ पर नाम हम प्रयोग करेंगे एकाधिकार, न कि हम प्रयोग करेंगे अधिकार। तो यहाँ पर एलिजाबेथ टेलर प्रथम के द्वारा यहाँ पर भारत और पूर्वी देशों में व्यापार करने के एकाधिकार दिए गए इस मर्चेंट एडवेंचर नामक ग्रुप को। और ध्यान रखेंगे कि इस राजलेख की अगर हम बात करते हैं तो 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी की अगर हम बात करते हैं तो इसको साइन किया गया। इसको क्या किया गया? इसको साइन किया गया एलिजाबेथ टेलर प्रथम के द्वारा और भारत और पूर्वी देशों में व्यापार करने के एकाधिकार जो है वो दे दिए गए। और यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे 31 दिसंबर 1600 में ही लंदन के अंदर एक कंपनी की स्थापना हुई जिसे जाना जाता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो 31 दिसंबर 1600 को साइन किया गया एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा, टेलर प्रथम के द्वारा, और भारत और पूर्वी देशों में व्यापार करने के इस मर्चेंट एडवेंचर नाम के ग्रुप को अधिकार दे दिए गए। और इन्होंने एक कंपनी की स्थापना की, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, जो कहाँ पर हुई तो प्यारे बच्चों आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे लंदन में। तो लंदन में 31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी की जो है वो क्या कर दी गई, स्थापना कर दी गई। और ये साइन जो किए गए थे, इन साइनों के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसी साइन को 1600 का चार्टर भी बोला जाता है। 1600 का क्या बोला जाता है? चार्टर बोला जाता है, या आप दूसरे शब्दों में कह सकते हो 1600 का राजलेख भी इनको क्या किया जाता है, बोला जाता है। तो 1600 का राजलेख। लेकिन प्यारे बच्चों जब ये कंपनी बना करके तैयार की गई तो यहाँ से मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट ये भी निकल करके आता है कि वास्तव में इस कंपनी का जो फाउंडर था वो कौन था, इस कंपनी का जो संस्थापक था वो कौन था। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे इस कंपनी की, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना की गई वो 2 व्यक्तियों के द्वारा की गई। इसका जो संस्थापक हुए वो 2 व्यक्ति हुए, न कि सिंगल हुआ, जिनमें से एक था जॉन वाट्स। तो इस कंपनी के जो फाउंडर थे, चलो यहाँ पर लिखे देता हूँ, ईस्ट इंडिया कंपनी
इस ईस्ट इंडिया कंपनी के फाउंडर के बारे में अगर हम बात करते हैं तो किसी एक व्यक्ति ने इसकी स्थापना नहीं की थी, बल्कि इसके फाउंडर जो हुए वो दो हुए, जिनमें से एक था जॉन वाट्स और दूसरा जो था वो था जॉर्ज वाइट। ये दो व्यक्तियों ने इस ईस्ट इंडिया कंपनी की लंदन में स्थापना की और स्थापना करने के बाद में भारत और पूर्वी देशों में व्यापार करना क्या कर दिया, आरंभ कर दिया। और आरंभ करने के साथ साथ एक और पॉइंट यहाँ से निकल करके आता है जो एग्जाम में पूछा गया था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसका एक्चुअल नेम क्या था। तो आप यहाँ पर प्यारे बच्चों ये भी बात आप ध्यान रखेंगे कि एक्चुअल नेम के बारे में जब इसकी स्थापना की गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, तो वास्तव में जिस समय इसकी स्थापना की गई थी उस समय उसका वास्तविक नाम क्या था। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे इसका जो एक्चुअल नेम था, इसका जो एक्चुअल नेम था वो क्या था, द गवर्नर्स एंड द कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज। तो यहां पर आप ध्यान रखेंगे कि वास्तव में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एक्चुअल नेम था वो था द गवर्नर्स एंड द कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज। बाद में इसका नाम बदल करके ईस्ट इंडिया कंपनी रखा गया। लेकिन वास्तव में अगर हम बात करते हैं कि कंपनी का स्ट्रक्चर क्या था, तो यहां पर आप ध्यान रखेंगे कंपनी का जो स्ट्रक्चर था वो क्या था। तो प्यारे बच्चों यहां पर आप ध्यान रखेंगे कंपनी का जो स्ट्रक्चर था वो दो फॉर्म में था। वो दोनों को मैं यहां पर आपके सामने लिखे देता हूं। सबसे पहले कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स, यानी दूसरे शब्दों में हम इसको शॉर्ट में बोल सकते हैं COP, ठीक है, COP। और कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर का मतलब हिंदी में भी आप ध्यान रखेंगे स्वत्वधारी मंडल बोल देते हैं इसको। क्या बोल देते हैं, स्वत्वधारी मंडल बोल देते हैं, ठीक है। इसके बाद इसका जो दूसरा स्ट्रक्चर था वो क्या था, तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। देखिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में आप अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे, जिससे हम बोल सकते हैं निदेशक मंडल। क्या बोल सकते हैं, निदेशक मंडल। लेकिन यहाँ पर ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स में कौन कौन लोग थे, तो कंपनी के मालिकों का यह एक समूह था। कंपनी के मालिकों का समूह था और इस कंपनी के मालिकों का जो समूह था उसमें 25 सदस्यों का निदेशक मंडल चुना करते थे ये लोग। 25 सदस्यों का निदेशक मंडल चुनना। तो ये क्या था, कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स COP, स्वत्वधारी मंडल, जो कंपनी के मालिकों का एक समूह हुआ करता था जो 25 सदस्यों का निदेशक मंडल चुना करते थे। लेकिन यहाँ पर बात आती है कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में अगर हम बात करते हैं, जो निदेशक मंडल हुआ करता था उसमें कौन कौन लोग हुआ करते थे। तो प्यारे बच्चों ध्यान रखेंगे उसमें गवर्नर्स का मतलब आप राज्यपाल कह सकते हैं। गवर्नर्स का मतलब आप क्या कह सकते हैं, राज्यपाल। दूसरे शब्दों में दूसरा नाम जो था वो डेप्टी गवर्नर्स, यानी कहने का मतलब हम कह सकते हैं उपराज्यपाल। और ध्यान रखेंगे 24 अन्य निदेशक भी इसमें हुआ करते थे। 24 अन्य निदेशक भी इसमें हुआ करते थे। तो जैसे ही भारत में अंग्रेजों का आगमन हुआ तभी से भारत का संवैधानिक विकास प्रारंभ हो जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। ईस्ट इंडिया कंपनी के जो संस्थापक हुए, जो फाउंडर हुए,
वो जॉन वाट्स और जॉर्ज वाइट नाम के दो व्यक्ति हुए। क्वेश्चन बनता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के एक्चुअल जो नेम था वो क्या था, तो द गवर्नर्स एंड द कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज। तो ये रियल नेम था किसका, तो ध्यान रखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी का। इसके बाद नेक्स्ट प्यारे बच्चों बढ़ता हूं मैं, उम्मीद करता हूं यहां तक आपने उतार लिया होगा। इसके बाद क्या होता है आगे के लिए कि जिस समय भारत में शासन कर रहा था मुगल बादशाह जहांगीर, उस समय एक और अंग्रेज भारत में विजिट करने के लिए आया था जिसका नाम था कैप्टन विलियम हॉकिंस। तो जिस समय मुगल बादशाह भारत में मुगल साम्राज्य में शासन कर रहा था, मुगल बादशाह जहांगीर जिस समय भारत में मुगल साम्राज्य में शासन कर रहा था, तो उस समय एक अंग्रेज कैप्टन विलियम हॉकिंस नाम का सन 1608 ईस्वी में कैप्टन विलियम हॉकिंस नाम का अंग्रेज जहांगीर के दरबार में विजिट करने के लिए आया था। लेकिन 1608 ईस्वी में ये क्वेश्चन बनता है कि उस समय ब्रिटेन का जो राजा हुआ करता था वो कौन था, तो किंग जो था उस समय ब्रिटेन का जो किंग था वो था जेम्स प्रथम। तो यहाँ पर 1608 ईस्वी में जिस समय ब्रिटेन का राजा जेम्स प्रथम हुआ करता था, उस समय भारत में एक और अंग्रेज जहांगीर के दरबार में विजिट करने के लिए आया था। और विजिट करने के साथ साथ ही यहाँ पर एलिजाबेथ प्रथम के बाद यह जेम्स प्रथम ही ऐसा व्यक्ति था जिसने जो व्यापारिक एकाधिकार दिए गए थे ईस्ट इंडिया कंपनी को एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा, वो प्रारंभ में 15 साल के लिए दिए गए थे। लेकिन जो विलियम हॉकिंस नाम का अंग्रेज भारत में आया तो उस समय जो राजा हुआ करता था 1608 ईस्वी में जो किंग हुआ करता था ब्रिटिश का जेम्स प्रथम, उसने इन अधिकारों को आगे के लिए बढ़वाया। और आप ध्यान रखेंगे कि 1609, 1615 और 1626 ईस्वी की अगर हम बात करते हैं तो इसमें जेम्स प्रथम द्वारा व्यापारिक अधिकारों को बढ़ाया गया। तो जेम्स प्रथम द्वारा जो 15 साल के एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा व्यापारिक एकाधिकार प्राप्त थे उनको 1609, 1615 और 1626 में जेम्स प्रथम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को क्या किया गया, बढ़ाया गया। और जैसा कि आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि सबसे पहली फैक्ट्री जो है 1611 ईस्वी में मुसलीपट्टनम में लगाई गई, जो कि अंग्रेजों के द्वारा लगाई गई सबसे पहली अस्थायी फैक्ट्री थी। तो यहाँ पर ये भी बात ध्यान रखेंगे कि अंग्रेजों के द्वारा भारत में सबसे पहली अस्थायी फैक्ट्री कहाँ पर लगाई गई, तो 1611 ईस्वी में। लेकिन वो लगाई कहाँ पर गई थी, तो मुसलीपट्टनम में। लेकिन ये है थी कैसी, अस्थायी। लेकिन ध्यान रखेंगे कि सबसे पहली स्थायी फैक्ट्री जो अंग्रेजों के द्वारा लगाई गई 1613 ईस्वी में लगाई गई। और कहाँ पर लगाई गई, तो इसकी स्थापना जो की गई अंग्रेजों के द्वारा सूरत में की गई। तो 1611 ईस्वी में अंग्रेजों के द्वारा सबसे पहली अस्थायी फैक्ट्री जो बनाई गई वो मुसलीपट्टनम में बनाई गई। लेकिन वास्तव में स्थायी फैक्ट्री 1613 ईस्वी में कहाँ पर बनाई गई, सूरत में बनाई गई। इसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि अगर हम बात करते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, तो 1615 ईस्वी में जिस समय मुगल एम्पायर हुआ करता था जहांगीर, तो जहांगीर के दरबार में 1615 ईस्वी में एक और अंग्रेज का आगमन होता है। और उस अंग्रेज का नाम ही क्या था, तो सर टॉमस रो। तो 1615 ईस्वी में एक और ब्रिटिशर्स का आगमन हुआ भारत में जहांगीर के दरबार में 1615 में। और वो नाम ही कौन था, तो सर टॉमस रो। और जब यह भारत में मुगल एम्पायर जहांगीर के दरबार में आता है, तो जहांगीर के दरबार में आने के बाद में उस समय भी जो राजा हुआ करता था वो जेम्स प्रथम ही हुआ करता था। ब्रिटिश का राजा जो हुआ करता था वो भी जेम्स प्रथम हुआ करता था। तो सर टॉमस रो ने 1615 में जहांगीर के दरबार में विजिट करने के बाद में जब ये लौट करके वापस जाता है, तो सर टॉमस रो ने आजीवन ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए सर टॉमस रो ने आजीवन व्यापार
आजीवन व्यापार करने के अधिकार प्राप्त किए। आजीवन व्यापार करने के क्या किए? अधिकार प्राप्त किए। ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए सर टॉमस रो ने, अब बात आती है कि सर टॉमस रो कौन था, तो सर टॉमस रो जो हुआ करता था जेम्स प्रथम जो किंग हुआ करता था उसी का प्रतिनिधि था, जो जहांगीर के दरबार में आया था। और जहांगीर के दरबार में आने के बाद में उस जेम्स प्रथम राजा ने आजीवन व्यापार करने का एकाधिकार दे दिया किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को। और प्यारे बच्चों यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे, फिर यहाँ से उलटफेर जो हुआ वो क्या हुआ कि 1726 में एक चार्टर, एक राजलेख बना करके तैयार किया गया। एक चार्टर, एक राजलेख बना करके तैयार किया गया, जिस राजलेख के मुताबिक अगर हम बात करते हैं तो 3 प्रेसिडेंटियों में व्यापार करने के ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार प्राप्त हुए, कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे। कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे। और यहाँ पर आप ये भी बात ध्यान रखेंगे, कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में सन 1726 ईस्वी में जब ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने के अधिकार प्राप्त हुए तो इन तीनों स्थानों पर मेयर कोर्ट स्थापित किए गए। ये भी बात आप ध्यान रखेंगे कि इन तीनों स्थानों पर मेयर कोर्ट स्थापित किए गए थे। और जो मेयर कोर्ट स्थापित किए गए उन मेयर कोर्टों को ये स्वतंत्रता दे दी गई कि आप कोई भी इन तीनों राज्यों के लिए कोई भी कानून का निर्माण कर सकते हो। तो तीनों स्थानों पर मेयर कोर्टों की स्थापना की गई जिन्हें कानून निर्माण का अधिकार दिया गया। यहां पर यह भी लिख लेना, जिन्हें कानून निर्माण का अधिकार प्रदान किया गया। क्लियर? लेकिन उसके बाद सबसे बड़ा उलटफेर जो हुआ वो 1757 ईस्वी में हुआ। और 1757 ईस्वी में भारत की ओर से उलटफेर जो हुआ, भारत की ओर से जो धक्का लगा ब्रिटिशर्स को, वो लगा बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी अर्थात हम कह सकते हैं प्लासी का युद्ध। प्लासी के युद्ध में यहाँ पर थोड़ा सा भारत की ओर से कुछ आघात पहुँचा गया ब्रिटिशर्स के द्वारा। जिसमें जो प्लासी का युद्ध हुआ था वो किस किस के बीच हुआ था, तो आप ध्यान रखेंगे, जिसको हम हिस्ट्री में जाकर के पढ़ेंगे, रॉबर्ट क्लाइव। और रॉबर्ट क्लाइव के बारे में अगर हम बात करते हैं तो वो उस समय बंगाल का गवर्नर हुआ करता था। बंगाल का गवर्नर हुआ करता था रॉबर्ट क्लाइव। और दूसरा जो हुआ था वो भारत की ओर से हुआ था सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला जो कौन हुआ करता था उस समय? बंगाल का नवाब। बंगाल का नवाब उस समय हुआ करता था। तो 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुआ, जो बंगाल के गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया, जिसमें सिराजुद्दौला को पराजित कर दिया गया, बंगाल के नवाब को पराजित कर दिया गया रॉबर्ट क्लाइव यानी बंगाल के गवर्नर के द्वारा। लेकिन वास्तव में इससे आगे के लिए जो सबसे बड़ा उलटफेर हुआ वो 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुआ। बक्सर का युद्ध हुआ, जहां से भारत या भारतीय और ब्रिटिशर्स के बीच में वास्तविक फूट पड़ती है। हालांकि आगे के लिए तो फिर बहुत कंडीशन हम पढ़ेंगे जब हिस्ट्री कवर करेंगे उसमें, लेकिन फिलहाल मैं आपको बता देता हूं। इसके बाद एक और युद्ध लड़ा गया जो 1764 ईस्वी में लड़ा गया। और 1764 ईस्वी में बैटल ऑफ बक्सर जो बिहार में पड़ता है, बैटल ऑफ बक्सर हुआ। और बैटल ऑफ बक्सर का मतलब आप यहां पर लिख सकते हैं बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध हुआ, लेकिन लड़ा किस किस के बीच गया, तो आप यहां पर ध्यान रखेंगे अंग्रेजों की ओर से उस समय नेतृत्व कर रहा था हेक्टर मुनरो। अंग्रेजों की ओर से तो उस समय नेतृत्व कर रहा था हेक्टर मुनरो, लेकिन भारत की ओर से ये 3 व्यक्ति मिलकर के इस युद्ध को लड़े थे, जिसमें से शाह आलम सेकंड था, शाह आलम द्वितीय जो कौन था, एक मुगल एम्पायर था, ये मुगल शासक था एक। दूसरा भारत की ओर से जो लड़ा था इस युद्ध को वो कौन था, जैसा कि आप अच्छे तरीके से जानते भी होंगे, मीर कासिम जो कौन हुआ करता था, तो आपको अच्छे तरीके से पता ही है, बंगाल का नवाब।
उस समय बंगाल का कौन हुआ करता था? नवाब हुआ करता था। और तीसरा जो भारत की ओर से जो बैटल ऑफ बक्सर जो लड़ा था वो कौन था? तो वो था शुजाउद्दौला। शुजाउद्दौला। और शुजाउद्दौला उस समय कौन था? तो ध्यान रखेंगे आप, उस समय शुजाउद्दौला जो हुआ करता था वो अवध का नवाब हुआ करता था। अवध का नवाब हुआ करता था। तो यहाँ पर जो नेतृत्व कर रहा था 1764 में बक्सर का युद्ध में जो नेतृत्व कर रहा था अंग्रेजों की ओर से, वो हेक्टर मुनरो कर रहा था। और भारत की ओर से मिलकर के यह 3 शासकों के द्वारा लड़ा गया, जिसमें शाह आलम सेकंड, मीर कासिम, शाह आलम सेकंड उस समय मुगल शासक था, मीर कासिम बंगाल का नवाब हुआ करता था, और शुजाउद्दौला जो हुआ करता था वो अवध का नवाब हुआ करता था। और इस हेक्टर मुनरो ने तीनों को मिलकर के यहाँ पर पराजित किया। और पराजित करने के बाद में प्यारे बच्चों ध्यान रखेंगे यहाँ पर कि इसी के बाद में 1765 ईस्वी में ट्रेटी ऑफ इलाहाबाद हुई। ट्रेटी ऑफ इलाहाबाद यानी कहने का मतलब इलाहाबाद की संधि हुई। इलाहाबाद की संधि हुई। इन तीनों को पराजित करने के बाद में 1765 ईस्वी में एक इलाहाबाद की संधि हुई। और इस इलाहाबाद की संधि में यह सुनिश्चित किया गया कि इस संधि में बंगाल, बिहार और उड़ीसा में टैक्स लेने के अधिकार जो थे वो अंग्रेजों को क्या कर दिए गए? प्रदान कर दिए गए। और संपूर्ण बंगाल पर अंग्रेजों ने अपना अधिकार कर लिया। और इसी के बाद में यहीं से स्टार्ट हो जाती है आगे की गाथा। और यहाँ से आगे के लिए अंग्रेजों का शासन हम 2 रूपों में पढ़ेंगे। एक तो होगा हमारा कंपनी रूल और दूसरा होगा हमारा क्राउन रूल। तो कंपनी रूल और क्राउन रूल के तहत यहाँ से आगे की क्लास हमारी होगी प्यारे बच्चों। और उम्मीद करता हूँ कि जितना भी पढ़ाया गया है वो आपकी समझ में आया भी होगा। और फिर आपसे एक बार कहूँगा कि आपको क्लास लगातार मिलती रहेगी, लेकिन आप जितना जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर मेरे पूरा कर देंगे, उसके बाद मैं लाइव आऊँगा। और लाइव क्लास करने का भी मज़ा अलग होता है और पढ़ाने वाले को भी मज़ा अलग आता है। तो प्यारे बच्चों बस यही कहूँगा कि फटाफट से वीडियो को शेयर करें, और जो लोग नए जुड़े हुए हैं उनसे बोलें चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो पुराने छात्र हैं उनको तो सब कुछ पता ही है। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड टेक केयर।